Hello everyone, welcome to NCERT series of biomolecules. So this is the second session. So let's start. हमने यह कंप्लीट कर लिया था बायोमोलिक्यूल्स का. ठीक है, यहाँ तक करा था लास्ट क्लास में. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स तक लिपिड्स का पूरा हमने कर लिया था. सारे टाइप के लिपिड्स क्या होता है. पामेटिक एसिड का लास्ट क्लास में आई थिंक आपको ये डायग्राम जो मैंने उसमें क्लियर नहीं दिख रहा था, कट हो गया था. तो ये डायग्राम है उसका. पामेटिक एसिड में कितने कार्बन्स होते हैं? 16 कार्बन्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ है ना पामेटिक एसिड CH3 CH2 14 COH. तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है CH3 CH2 14 C डबल बॉन्ड O और OH. तो 14 15 16. ठीक है, इतने कार्बन्स आपके हो जाएंगे. ठीक है, 14 15 16 ये 3 कार्बन्स हैं. 14 कार्बन ये हो गए, 15 और ये 16. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं. हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स क्या होते हैं? वो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन बेसेस क्या होते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन. ठीक है, तो ये सारे नाइट्रोजन बेसेस हैं और ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग के फॉर्म में होते हैं. When found attached to a sugar they are called as nucleosides. न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं कि बेसिस प्लस शुगर, जब भी कोई शुगर एक बेस से अटैच हो जाता है उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं. ठीक है, ये आप जेनेटिक्स में DNA के टाइम पे भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो और बेसिस क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स के फॉर्म में होते हैं. फिर क्या है? इफ़ अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड एस्टरीफाइड टू द शुगर दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स. अगर फॉस्फेट ग्रुप भी ज्वाइन हो रहा है इन लोग के साथ न्यूक्लियोटाइड्स में, बेसिस शुगर प्लस फॉस्फेट. ठीक है, तो ये देखते हैं. एडेनोसाइन, ग्वाइनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड्स. ये सारे न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं. एडेनेलिक एसिड, थाइमिडेलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडेलिक एसिड एंड साइटिडेलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड्स. क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप हो रहा है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप. एसिड अगर ज्वाइन हो रहा है फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है या फॉस्फेट भी हो सकता है. इसीलिए सारी चीज़ें, ये एडेनोसाइन से एडेनेलिक एसिड बन जाएगा, ग्वानोसिन से ग्वानिलिक एसिड बन जाएगा, यूरिडीन से यूरिडेलिक एसिड बन जाएगा, साइटिडीन से साइटिडेलिक एसिड बन जाएगा. ठीक है, थाइमिडीन से थाइमिडेलिक एसिड बन जाएगा. तो जहाँ जहाँ पे एसिड आ रहा है वो सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक DNA एंड RNA कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली. जो भी DNA एंड RNA में न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो उसमें न्यूक्लियोटाइड ही होता है. ठीक है, DNA एंड RNA फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल. DNA एंड RNA का क्या रोल होता है? जेनेटिक मटेरियल का रोल होता है. तो हम लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है. ये सब हमने लास्ट क्लास में किया था. मैं अब एक बार ऐसे ही बता देती हूँ. शुगर्स, अमाइनो एसिड का डायग्राम दिया हुआ है. फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फैटी एसिड मिल के क्या बनाता है? ट्राइग्लिसराइड. फॉस्फोलिथिन का डायग्राम है, कोलेस्ट्रॉल का है. ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा है? नाइट्रोजन बेसिस में 2 डायग्राम्स दिए हैं, एडेनिन और यूरेसिल का. प्यूरिन्स होते हैं और पेरिमिडीन्स होते हैं. 2 टाइप के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं. अभी हम करेंगे. ठीक है, तो ये आपको डायग्राम्स ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर, पूरा आपको अच्छे से समझना है. यूरेसिल में ये देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर. ठीक है, और ये है एडेनोसाइन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये है यूरिडीन का स्ट्रक्चर. ये सारे न्यूक्लियोसाइड्स हो गए. और न्यूक्लियोटाइड में एक ही का स्ट्रक्चर दिया है, एडेनेलिक एसिड का. इसमें एडेनिन प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि आपके NCERT में है तो उसको कुछ मिस नहीं करना है. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सारे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड लिविंग टिश्यूज़ में. ठीक है, इनके डायग्राम्स हैं. नाउ स्टार्टिंग विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. सबसे पहले तो हम समझेंगे मेटाबोलाइट क्या होता है. मेटाबोलाइट क्या होता है? जो भी हम लोग की बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी रिएक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो भी सबस्ट्रेट ऐड हो रहा है अगर, तो क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है, कोई भी रिएक्शन में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी पार्ट ले रही हैं एक रिएक्शन में उनको बोलते हैं ये हो गई एक मेटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो इसमें जो भी चीज़ें पार्ट लेनी, चाहे वो सबस्ट्रेट हो या प्रोडक्ट हो, तो उनको क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स. अब हम लोगों के बॉडी में ये सारी चीज़ें होती हैं ना, रेस्पिरेशन, तो उसमें जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं जैसे कि C6H12 O6 है, शुगर ऑक्सीडाइज होती है ना रेस्पिरेशन में. जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो CO2 में बनता है ना. शुगर किस में बनता है? CO2 में निकलता है ना. ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में दोनों सारी चीज़ें ये सब मेटाबोलाइट्स होते हैं. जो शुगर्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट है, रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें
मेटाबोलाइट्स होती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है उसमें शुगर फॉर्म होती है फोटोसिंथेसिस में, तो वो भी एक मेटाबोलाइट ही है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपकी पार्ट ले रही हैं रिएक्शन में वो सबस्ट्रेट्स होंगे या प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी बन रहा है को मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो दो टाइप्स के मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। इसमें क्या बोल रहे हैं, मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग द। मतलब क्या है कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं ना बहुत सारे कंपाउंड्स, चाहे छोटे हों या बड़े हों, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, फिर उनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, फिर उनसे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे लिए बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो if one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugars, etc. अगर हम ऐसी लिस्ट बनाएं तो उसमें क्या क्या आएगा, ये बोल रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड, शुगर्स और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी। फॉर रीजन्स दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10 वी कैन कॉल दीज बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें अमीनो एसिड, शुगर्स और भी जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं एक रिएक्शन में, ठीक है, उनको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स बोल सकते हैं। इन एनिमल टिश्यूज वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स एज शोन इन फिगर 9.1। तो प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स शोन इन फिगर 9.1। 9.1 फिगर में ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने अभी पढ़ी हैं ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है कंपाउंड्स। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो ये सारी देखिए, शुगर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, क्योंकि ये किसी भी रिएक्शन में पार्ट लेती हैं। ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, तो उनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। हाउएवर वन एनालाइजेस प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स, वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स अदर दैन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एग्जाम्पल एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सैंड्स, गम्स, स्पाइसेस, दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये कैसे मिलेगा, बहुत सारे कंपाउंड्स हमको मिलते हैं जब हम एनालाइज करते हैं प्लांट या फंगस या माइक्रोबियल सेल्स को हम लोग देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे कि एल्गोलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस, उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टेबल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, अच्छे से आपको इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। While primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological processes, we do not at the moment understand the role of functions of all the secondary metabolites in host organisms. ये बोल रहे हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, जो भी हमने पढ़े, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या आएगा, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में रोल प्ले करती हैं ना। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का रोल होता है। बट अभी प्रेजेंट रिसर्च जो भी हुई है उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इस तरह के रोल्स नहीं पाए गए हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल नहीं होता। ठीक है, हाउएवर मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, एग्जाम्पल रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स। Some secondary metabolites have ecological importance. In the later chapters and years you will learn more about this. तो इनके ह्यूमन वेलफेयर में इनका यूज़ होता है, रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में रोल प्ले करते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ह्यूमन वेलफेयर में रोल प्ले करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ टेबल क्या दिया हुआ है। पिगमेंट्स में क्या क्या है, कैरोटेनॉइड्स, एंथोसाइनेस है, एसेक्ट्रा। एल्कोलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन, एसेक्ट्रा। टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल यूज़ करते हैं, मॉस्किटोज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स में क्या है, एब्रिन एंड रेसिन, इससे क्वेश्चन आ चुका है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, मैंने इसका वो बना दिया टार, याद रखिए, टॉक्सिन, एब्रिन, रेसिन, TAR, टार, टॉक्सिन, एब्रिन, रेसिन। लेक्टेंस में कॉनकैनवेलिन, ए लेक्टेंस ऐसे याद रखेंगे, इसमें L है कॉनकैनवेलिन में, तो इससे आपको ध्यान रहेगा। ड्रग्स क्या होते हैं, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन। ठीक है, और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रबर, गम, सेल्यूलोज। तो ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देयर इज़ वन फीचर, ये मैं आपको वैसे लास्ट क्लास में मैंने एक चार्ट बना के आपको दिखाया था
इसको समझते हैं। इस इधर पे दिया हुआ है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देयर इज़ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल की बात हो रही है। दे हैव मॉलिकुलर वेट्स रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन्स अप्रॉक्सीमेटली। इसमें ये 18 है, मैंने पहले 80 लिखा हुआ था, एनसीईआरटी में 18 दिया हुआ है। 18 से 800 डाल्टन्स होता है इनका मॉलिकुलर वेट, ठीक है। और एसिड insoluble fraction has only 4 types of organic compounds, that is proteins, nucleic acids, polysaccharides and lipids, ठीक है। इसमें क्या है, पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स भी इसी में आता है, ठीक है। लिपिड्स भी आता है। एसिड insoluble पूल की बात हो रही है, तब साथ में इसमें लिपिड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। These classes of compounds, with the exception of lipids, have molecular weights in the range of 10,000 daltons and above, ठीक है। सबका जो है जो वेट होता है 10,000 डाल्टन्स है, बस लिपिड का वेट नहीं होता इतना, लिपिड का कम वेट होता है। मैंने आपको लिपिड का एक्सेप्शन भी बताया था, इनका वेट कम होता है, लेस दैन 800 डाल्टन्स होता है, ठीक है। फिर लिखा है फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। One, those who have high molecular weight less than 1000 Dalton are referred to as micromolecules। सब ये क्या बोल रहे हैं कि जिन कंपाउंड्स का वेट 1000 डाल्टन से कम होता है उनको माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं या बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। और जो एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट होते हैं उनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो एसिड सॉल्युबल में जो होते हैं, जो कम वेट के होते हैं, उनको बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। और बायो मैक्रो मीन्स लार्ज साइज, ठीक है। मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, तो जो बड़े वेट के होते हैं 10,000 डाल्टन्स के ऊपर होते हैं वो एसिड इंसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होते हैं और उनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन द इंसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो इंसॉल्युबल पूल में, वो सारे पॉलीमरिक सब्सटेंसेस होते हैं और लिपिड्स एक्सेप्शन है, ठीक है। Then why do lipids whose molecular weights do not exceed 800 daltons come under acid insoluble fraction? इसमें ये बोला जा रहा है कि लिपिड का तो वेट कम है, लेस देन 800, तो ये एसिड इंसॉल्युबल पूल में क्यों है, ठीक है। इनका क्वेश्चन ये है, दैट इज मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। इसका रीज़न क्या है, लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट compounds and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes। लिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, सब लिपिड्स प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो जब भी हम कोई टिश्यू अगर ग्राइंड करेंगे, व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर। ग्राइंड करेंगे कोई भी टिश्यू, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, मिक्सी में पीस दिया, ग्राइंड कर दिया, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी टूट जाएगी ना उससे। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसाइकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, ठीक है। लिपिड तो वाटर सॉल्युबल होता नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि वो वेसिकल फॉर्म कर लेते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, वेसाइकल्स। Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction. Lipids are not strictly micromolecules. तो वो वेसाइकल्स फॉर्म कर लेते हैं और वो एसिड इंसॉल्युबल पूल में रह जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हमने उसको मिक्सी करते थे ना, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ पेस्ट बनाए, फिर फिल्टर किया, तो एसिड इंसॉल्युबल पूल ऊपर होता है और एसिड सॉल्युबल पूल में फिल्ट्रेट आता है। तो लिपिड्स के साथ भी ये होता है कि वो छन नहीं पाता क्योंकि वो वेसिकल्स होते हैं, तो वो रह जाते हैं ऊपर एसिड इंसॉल्युबल पूल में, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल भी नहीं होता है लिपिड्स, तो सॉल्युबल में कैसे आएगा, ठीक है। तो इंसॉल्युबल पूल में ही आएगा। सबसे इजी है इसका, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा लिपिड्स के लिए, तो लिपिड्स पहली बात तो सॉल्युबल होते ही नहीं है पानी में, तो सॉल्युबल में कैसे आएगा ना, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। एसिड सॉल्युबल पूल क्या होता है, एसिड सॉल्युबल पूल में साइटोप्लाज्मिक चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म में एसिड सॉल्युबल पूल की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स बिकम द एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इंसॉल्युबल में क्या आएगा, साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनल्स आएगा एसिड इंसॉल्युबल पूल में। ये भी मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन अ सेल, सॉल्युबल वाला, और इनसॉल्युबल वाला साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनल्स, ठीक है। इनसॉल्युबल वाला क्योंकि बड़े हैं, इसमें बड़े साइज़ की चीज़ें हैं, तो ऑर्गेनल्स में तो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सारी चीज़ें ऑर्गेनल्स में ही फाउंड होती हैं ना, ठीक है। ये हो गया।
become the acid soluble fraction. Together they represent the entire chemical composition of living tissues or organisms. In summary, we represent the chemical composition of a living tissue from abundance point of view. अगर हम अरेंज करें इनको तो क्लास वाइज अरेंज करें तो किस तरह से केमिकल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं परसेंटेज वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो वाटर का देखते हैं 70 to 90% ऑफ द टोटल सेलुलर मास दिया हुआ है, यहाँ पे कॉम्पोनेंट है। प्रोटीन्स का 10 to 15% है, कार्बोहाइड्रेट्स का 3% है, लिपिड्स का 2% है, न्यूक्लिक एसिड्स का 5 to 7% है, आयंस का 1 है। ठीक है, तो आपको ये आ सकता है कि सबसे ज़्यादा किसका, तो वाटर का सबसे ज़्यादा है, तो आपको ध्यान रहेगा। सेकंड नंबर पे प्रोटीन्स आता है, थर्ड नंबर पे आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, फोर्थ नंबर पे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फिफ्थ नंबर पे आते हैं लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स के बाद लास्ट में आते हैं आयंस। आपको ये सीरीज़ याद रखनी है, WPN CLI। W से वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड आयंस। तो ये आपको ध्यान रखना, अरेंजमेंट में कभी भी परसेंटेज भी पूछ सकते हैं या कौन पहले आता है कौन बाद में, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, होप दिस मच इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर क्वेरीज। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं देखते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स एज शोन इन फिगर 9.3। क्या होते हैं, लीनियर चेन्स के अमाइनो एसिड्स लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में। कौन से बॉन्ड से होते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से बहुत सारा अमाइनो एसिड्स अरेंज हैं, जैसे कि सिस्टीन, वैलिन, ग्लाइसिन, सेरीन, सारे अरेंज होते हैं, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो each protein is a polymer of amino acids. As there are 20 types of amino acids होते हैं। ठीक है, alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine, etc. A protein is a heteropolymer and not a homopolymer। ठीक है, प्रोटीन में क्या है कि हेट्रोपॉलीमर होता है क्योंकि अलग अलग टाइप के, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स यूज़ हुए हैं, और मतलब अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करके बनाते हैं प्रोटीन। ठीक है, इसीलिए इसको हेट्रो बोला जाता है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही, जैसा कि ग्लाइसिन है तो सिर्फ ग्लाइसिन जोड़ के ही एक प्रोटीन बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक ग्लाइसिन होगा, एक सीरीन होगा, एक मिथ्योनिन होगा, एक ट्रिप्टोफैन होगा, ऐसे ऐसे करके ज्वाइन होता है। ठीक है, तो इस तरह प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी, होमोपॉलीमर मीन्स होता है सिमिलर यूनिट्स रिपीटेड, होमो मीन्स सेम, और हेट्रोपॉलीमर मीन्स होता है डिफरेंट यूनिट्स। होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अ होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। होमो मीन्स होता है कि एक ही टाइप का मोनोमर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि ये, बट ऐसा प्रोटीन में नहीं होता। ठीक है, ऐसा होता है। दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इज इंपॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन्स यू विल लर्न एंड सर्टेन अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर अवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू अवर डाइट। क्या है कि अमीनो एसिड के बारे में हमको पता है कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और हमको अपनी डाइट से लेने होते हैं। Hence डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। डाइटरी प्रोटीन्स क्या होते हैं, सोर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के। तो दो टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल या नॉन एसेंशियल। द लेटर आर दोज विच अवर बॉडी कैन मेक, मतलब कि नॉन एसेंशियल जो होते हैं वो अपनी बॉडी बना सकती है। ठीक है, द लेटर आर दोज विच अवर बॉडी कैन मेक वाइल वी गेट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स थ्रू अवर डाइट फूड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जो हमको अपनी डाइट से मिल जाते हैं। ठीक है, और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी बनाती है। ठीक है, प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सम फाइट इन्फेक्शंस और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, सम और हार्मोन्स एंड सम आर एंजाइम्स। ठीक है, प्रोटीन्स कैरी आउट बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इनके क्या क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कोई तो फाइट इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को फाइट करते हैं, प्रोटीन हमारे लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हार्मोन्स का काम करते हैं और कुछ एंजाइम्स का काम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स के फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है। कोलेजन का क्या काम है, प्रोटीन है, स्किन में प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम के फॉर्म में, इंसुलिन एक हार्मोन है, एंटीबॉडी क्या होता है, फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स, और रिसेप्टर क्या होता है, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा। ये सारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं। और GLUT4 भी एक प्रोटीन होता है, इसका क्या काम होता है, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में कौन सा प्रोटीन यूज़ होता है, GLUT4। ठीक है, तो ये सारे प्रोटीन्स के आपको फंक्शंस ध्यान रखने हैं। ठीक है, नाउ क्या लिखा है लास्ट में, क्या था, सम आर एंजाइम्स। ठीक है, फंक्शंस दिए। फिर कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में।
तो एनिमल वर्ड अगर पूछेगा तो कोलेजन है, ठीक है। और अगर पूरे बायोस्फीयर में पूछेगा तो रोबिस्को एंजाइम होता है, ठीक है। रोबिस्को जो प्रोटीन भी होता है और एक एंजाइम होता है फोटोसिंथेसिस में, आप लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये होता है रोबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वोल ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन्स का बेसिक, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स उन्होंने बाद में दिया है, ठीक है। हम चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अब लाइन से ही चलते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एसिड इंसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज़ पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एसिड इंसॉल्युबल में प्रेजेंट होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो एसिड इंसॉल्युबल में तो सारी बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं ना, बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, शुगर की चेन से बनते हैं, ठीक है। दे आर थ्रेड्स, लिटरली अ कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन करके बनाते हैं पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मीन सिंगल शुगर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। सेल्यूलोज किससे बनता है, ग्लूकोज से, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, तो ये हो जाएगा सेल्यूलोज, ठीक है। सारे ग्लूकोज मिलके सेल्यूलोज बनाते हैं। सेल्यूलोज होमोपॉलीमर हो गया, होमो मतलब सेम टाइप के यूनिट्स अटैच हैं, ठीक है। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज़। स्टार्च इसका वेरिएंट होता है और प्लांट टिश्यूज़ में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ग्लूकोज तो होता है प्लांट्स में, लेकिन स्टोर किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च। कभी भी ग्लूकोज नहीं लिख के आना है, ठीक है। फॉर्म होता है ग्लूकोज बट स्टोर होता है स्टार्च। और ह्यूमन बींग्स में भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिवर या मसल सेल्स में ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिया है। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में भी हम ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, बट वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये ध्यान रखना है दोनों चीज़ें, ठीक है। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये इसका पॉलीमर होता है। इन्यूलिन किससे बनता है, फ्रक्टोज से बनता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। तो इन्हें पॉलीसैकेराइड चेन्स ये ग्लाइकोजन के एग्जाम्पल दे रहा है। द राइट एंड इज कॉल्ड एज अ रेड्यूसिंग एंड, तो राइट एंड जो होता है वो रेड्यूसिंग एंड होता है, राइट एंड ऑफ द स्ट्रक्चर में रेड्यूसिंग एंड दिस लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज अ नॉन रेड्यूसिंग। तो आपको ध्यान रखना, रेड्यूसिंग आर राइट, ठीक है। इस तरह ध्यान रखना पड़ेगा ना, सब याद नहीं रहता है सब चीज़ें। इज कॉल्ड एज अ नॉन रेड्यूसिंग एंड इट हैज़ ब्रांचेज एज शोन इन द फॉर्म ऑफ ए कार्टून। ये डायग्राम को कार्टून बोल रहे हैं। ये ब्रांच्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन का। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। स्टार्च का कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर्स होता है। देखिए ऐसा स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अमाइलोज से बनता है स्टार्च, ठीक है। अमाइलोज उसका एक यूनिट होता है। तो यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज सारे इस तरह हेलिक्स के फॉर्म में होता है। इसमें दिया हुआ नहीं है तो मैंने इसमें बना दिया है स्ट्रक्चर। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, क्या स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन। हेलिकल पोर्शन में आयोडीन को ये होल्ड कर लेता है, ठीक है। स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर। आयोडीन से स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेज एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन। अब आयोडीन तो देगा ब्लू कलर स्टार्च के साथ, ठीक है, और उसको होल्ड कर लेता है अपने अंदर। और सेल्यूलोज जो होता है वो जो है कॉम्प्लेक्स हेलिसेज नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स हेलिसेज नहीं होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है सेल्यूलोज का, तो उसमें आयोडीन होल्ड नहीं कर सकता है। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सेल्यूलोज होमोपॉलीमर है, ग्लूकोज से बनता है। इन्यूलिन किसका, फ्रक्टोज से बनता है। स्टार्च में इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा ग्लूकोज से जॉइंट होता है, अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टार्च में आयोडीन जो है ब्लू कलर देता है और सेल्यूलोज में ब्लू कलर नहीं देता है, क्योंकि उसमें कोई भी हेलिसेस नहीं होते हैं ग्लाइकोजन में। और यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, बॉन्ड कौन सा होता है जो इसमें ग्लूकोज यूनिट्स अटैच होती हैं आपस में, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है ये वाला, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग अलग जा रही है, ये अलग जा रहा है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, ब्रांच स्ट्रक्चर है पूरा, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग एंड। अब इधर आते हैं, प्लांट सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। हमको पता है कि प्लांट सेल वॉल्स जो है सेल्यूलोज की बनी होती हैं। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोजिक। पेपर है मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर, जो भी पेपर बनाते हैं वो सेल्यूलोज से बनता है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स
in nature. They have as building blocks amino sugars and chemically modified sugars. Example is glucosamine, N-acetyl galactosamine, etc. ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स. इस तरह की भी शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ग्लूकोसामाइन है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, इसमें अमाइनो एसिड के साथ शुगर भी अटैच है. इस तरह से भी होते हैं प्रेजेंट. एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जाम्पल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड एज काइटिन. काइटिन एक क्या है, होमोपॉलीमर है. काइटिन क्या है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में प्रेजेंट होता है एक पॉलीसैकेराइड और उसको काइटिन. ये भी एग्जाम में आ चुका है काफ़ी बार. दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स. इनको बोलते हैं होमोपॉलीमर्स. ठीक है, काइटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और किस में प्रेजेंट होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल में. ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं. दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं. पॉली मीन्स मैनी. ठीक है, टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल. तो किसी भी लिविंग टिश्यू या सेल में पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और साथ में न्यूक्लिक एसिड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज द न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड होता है एक बिल्डिंग ब्लॉक. न्यूक्लिक एसिड्स उससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से. A nucleotide has three chemically distinct components. One is a heterocyclic compound, the second is a monosaccharide, and the third is a phosphoric acid or phosphate. ठीक है, तो हमको इसमें क्या क्या याद रखना है. पहली बात तो न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि किस चीज़ से बना होता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट से. और जो बेस होता है वो हेटेरोसाइक्लिक होता है. मोनोसैक्राइड किसके बारे में बात हो रही है, शुगर के बारे में. और थर्ड होता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, हमको ध्यान रखना होगा. ठीक है, और बेसेस ये सब क्या हो सकते हैं, बेस जो होता है वो हेटेरोसाइक्लिक, तीन चीज़ें होती हैं, हेटेरोसाइक्लिक बेस, मोनोसैकेराइड, शुगर या फॉस्फेट. तो ये न्यूक्लियोटाइड इससे बनता है. एज यू नोटिस इन द फिगर 9.1 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स आर द नाइट्रोजनस बेसिस नेम्ड एज एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन. तो हमने यहाँ पे भी हमें डायग्राम पढ़ा था. इसमें हमने क्या देखा कि जो है यहाँ पे हमने देखे ना, यहाँ पे सब नाइट्रोजन बेसिस ये सारी चीज़ें. तो नाइट्रोजन बेसेस हमने देखे हैं और दो टाइप के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स. ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं. एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स वाइल द रेस्ट आर सब्सटीट्यूटेड पिरिमिडीन्स. वाइल द रेस्ट आर पिरिमिडीन्स. तो प्यूरिन्स में क्या क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन आता है. ठीक है, ये सारे बेसेस हैं, दो टाइप के बेसेस हैं. एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन में आता है. पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. तो बोल रहा है द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज प्यूरिन एंड पिरिमिडीन रिस्पेक्टिवली. द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इज आइदर राइबोज, अ मोनोसैकेराइड, पेंटोज और 2-डीऑक्सीराइबोज. दो टाइप की शुगर होती हैं, राइबोज शुगर या 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर. दो टाइप की शुगर होती हैं, उसका मैंने डायग्राम भी दिया है. क्या डिफरेंस होता है, राइबोज शुगर 5 कार्बन की शुगर होती है. ठीक है, 5 कार्बन की शुगर होती है, 1 2 3 4 5. ठीक है, राइबोज शुगर 5 कार्बन की होती है. और 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, जो सेकंड कार्बन होता है ना उसमें OH ग्रुप है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, तो डीऑक्सी हो गया. इसलिए 2 इसीलिए क्योंकि सेकंड कार्बन पे पूरा स्ट्रक्चर सेम है. ठीक है, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर सेम है, तो यहाँ पे OH नहीं है, बस H होगा. ये डिफरेंस है. ठीक है, तो जो शुगर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, या तो दो तरह की शुगर हो सकती है, या तो राइबोज या तो 2-डीऑक्सीराइबोज. अब न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज क्या होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड एज द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज. ठीक है, और जो राइबोज शुगर किसमें प्रेजेंट होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज RNA. ठीक है, होप दिस मच इज क्लियर. तो उसमें क्या क्या हमने पढ़ा, प्यूरिन्स पढ़े, पिरिमिडीन्स पढ़े. इंपॉर्टेंट है एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन्स में, पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. ठीक है, 3 तरह के ये हो गए, पिरिमिडीन्स हो गए. और हमने क्या पढ़ा, 2 तरह टाइप की शुगर हो सकती हैं. बेसेस तो ये हैं, ये सारे बेसेस हैं, ये तो प्यूरिन्स हो सकते हैं या पिरिमिडीन्स. अब शुगर हमने क्या देखी है, राइबोज हो सकती है तो डीऑक्सीराइबोज हो सकती है. अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो वो डीएनए में प्रेजेंट है, राइबोज शुगर है तो RNA में प्रेजेंट है. ठीक है, और जो बेसेस होते हैं वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. ठीक है,
प्रोटीन एज मैंशनड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर्स, हमने पढ़ा हेट्रोपॉलीमर्स हैं क्योंकि अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स से बना होता है, containing strings of amino acids. The structure of molecules means different things in different contexts. तो अब अलग अलग तरह से हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, जैसे कि हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर या नाफ्थलीन का स्ट्रक्चर जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो फिजिसिस्ट कॉन्श्योर ऑफ द 3 डायमेंशनल व्यूज ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स वाइल बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स। 4 तरह के लेवल पे भी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड क्या है? द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट इज द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज़ द फर्स्ट अमाइनो एसिड विच इज सेकेंड एंड सो ऑन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। एन टर्मिनल होता है स्टार्टिंग वाला और सी टर्मिनल होता है लास्ट का, ठीक है। ये हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है, उससे हमें क्या पता चलता है? The sequence of amino acids, that is the positional information in a protein, which is the first amino acid, which is the second and so on, is called as a primary structure. तो primary structure में हमको क्या क्या पता चल रहा है? कौन सा पहला अमाइनो एसिड है, कौन सा दूसरा है। सारे अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्लाइसिन हो गया, मिथियोनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, सेरीन हो गया, ठीक है, टायरोसिन हो गया। तो इस तरह से अरेंज है तो हमको पता चल जाएगा 1 नंबर पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, लास्ट वाला कौन सा। तो ये हो गया हमारा लीनियर स्ट्रक्चर। A protein is imagined as a line, the left end represented by the first amino acid and the right end represented by the last amino acid, ठीक है। The first amino acid is also called as the N-terminal amino acid. फर्स्ट वाला अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? N-terminal amino acid. और जो लास्ट वाले को, the last amino acid is called as the C-terminal amino acid. आपको ध्यान रखना पड़ेगा। A protein thread does not exist throughout as an extended rod. ये पूरा ऐसा नहीं होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरा रॉड की तरह। The thread is folded in the form of a helix similar to a revolving staircase. जो थ्रेड होता है वो बीच बीच में कहीं कहीं पे एक हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह भी बीच में प्रेजेंट होता है। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। कहीं कहीं पे कुछ पोर्शंस में हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होता है। इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व। प्रोटीन्स में क्या करते हैं? राइट हैंडेड हेलिसेस को ही ऑब्जर्व किया जाता है। Other regions of the protein thread are folded into other forms in what is called as a secondary structure. Other regions of the protein thread क्या होते हैं? फोल्डेड फॉर्म में होते हैं कुछ कुछ रीजन्स, तब देख सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीच बीच में कहीं कहीं पे स्ट्रक्चर्स फोल्डेड हैं, जैसे कि अल्फा हेलिक्स है या बीटा प्लीटेड शीट है। 2 टाइप के आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को याद रखना है, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वूलन बॉल गिविंग राइज टू द टर्शरी स्ट्रक्चर। अब ये देखिए टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है? हॉलो वूलन बॉल की तरह अरेंज किया गया है। लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वूलन बॉल। टर्शरी स्ट्रक्चर में इस तरह का फोल्डेड है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर टाइप का है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2 टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो एसएस बॉन्ड होता है, सल्फर सल्फर के बीच में होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन से भी, ऑक्सीजन से भी हो सकता है या और नाइट्रोजन से भी हो सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इससे ज्वाइन होता है। तो ये हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर। दिस गिव्स अस 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन्स। तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो है टर्शरी स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। अभी किसकी बात हो रही है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स आर अरेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, that is linear string of spheres arranged one upon each other in the form of a cube or plate is the architecture of a protein otherwise called as the quaternary structure of the protein। अब देखिए बहुत सारे इस तरह के अरेंजमेंट्स हैं कि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स फोल्डेड हैं कि स्फीयर के फॉर्म में या एक दूसरे के ऊपर या क्यूब के फॉर्म में या प्लेट के फॉर्म में, तो उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन बोलते हैं। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं हीमोग्लोबिन में। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। 2 सब यूनिट्स होती हैं अल्फा टाइप की और 2 सब यूनिट होती हैं बीटा टाइप की। 2 सब यूनिट होती है अल्फा टाइप की एंड 2 सब यूनिट ऑफ द बीटा टाइप टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में आपको पता होना चाहिए 2 सब यूनिट होती हैं अल्फा टाइप की, 2 सब यूनिट होती हैं बीटा टाइप की। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का।
ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अल्फ़ा एंड बीटा प्लीटेड शीट्स, कहाँ पे अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर होता है, सेकेंडरी में थोड़ा सा बड़ा हेलिक्स होता है बीच बीच में, और टर्शरी हो जाएगा बीच में, फिर क्वाटरनरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन्स। तो हमने आज ये कंप्लीट कर लिया है प्रोटीन्स तक। फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स। सो नेक्स्ट क्लास विल बी डन। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज़ शेयर योर डाउट्स. Hope you like this video. Please like it and subscribe to my channel. Thank you so much guys. Have a great day.